नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। एक तरफ यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट के अंदर यूपी के अपने व्यापारी सिस्टम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, दुकानों पर ताले लटक रहे हैं, कई इमारतों को सील किया गया है। वहीं कई व्यापारी बुलडोजर के डर से सदमे में चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर आप ये देखिए कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वो क्या कर रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। योगी आदित्यनाथ चुनावी मंचों पर हुंकार भर रहे हैं, वहां भी बुलडोजर मॉडल की बात कर रहे हैं, जिस पर तालियां बज रही हैं, भीड़ जोश में है। लेकिन आप विडंबना देखिए, यूपी का व्यापारी परेशान हो रहा है, हर रोज गिड़गिड़ा रहा है कि उनके मकानों को छोड़ दिया जाए। हम तो खुद जो है वो बीजेपी के एक अच्छे सपोर्टर रहे हैं, उसके बावजूद आज वो लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं प्रशासन के आगे। लेकिन दूसरी ओर बंगाल के अंदर यूपी के मुख्यमंत्री अपने भाषण दे रहे हैं और वहां पर वो उर्दू और बांग्ला जो है उस पर बात कर रहे हैं। उन्हें बांग्ला भाषा की चिंता सताने लगी है। वो वहां पर संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं, मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उनके अपने राज्य के अंदर व्यापारियों की कमर टूट गई है, वो परेशान हो रहे हैं और हर रोज योगी आदित्यनाथ की सरकार के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे दुकानों को छोड़ दो, कई कई सालों से हमारी यहाँ पर दुकानें हैं। वहीं आप देखिए कि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बंगाल पहुंचकर हिंदू मुस्लिम वाली बातें कर रहे हैं, उर्दू और बांग्ला पर बातें कर रहे हैं। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। आप देखिए कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ बंगाल के अंदर फिर एक बार वही धर्म की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके खुद के राज्य के अंदर जो लोग हैं वो दुकानों को लेकर परेशान हैं, अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। और बंगाल के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके की भाषा जो है आप देखिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि बुलडोजर राज का या कहें कि बुलडोजर मॉडल का किस तरीके से बखान किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ बंगाल में पहुंचने के बाद क्या कुछ कह रहे थे, जरा आप सुनिए। जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार की गुंडागिर्दी, जिस प्रकार की लूट खसोट, जिस प्रकार की तुष्टीकरण, जिस प्रकार के दंगे आज बंगाल में हो रहे हैं, यही दंगे, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की धरती पे भी होते थे, इससे ज्यादा होते थे। वहां हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। कोई पुरसा हाल नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उद्योग धंधे वहां भी बंद हो रहे थे, प्लान हो रहा था। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, सड़कों पे नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है, लव जिहाद की घटना के लिए एक सख्त कानून बनाया गया है। लैंड जिहाद की घटना नहीं घटित हो सकती है, गौ हत्या नहीं हो सकती है। हर बेटी भी सुरक्षित है, हर व्यापारी भी सुरक्षित है, हर हाथ को काम है, हर खेत को पानी है, हर बहन और हर माता को
स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वहां पर डबल इंजन सरकार नई नई योजनाएं चला रही है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति को देखना है। 500 वर्ष पहले श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर मुगल काल में तोड़ा गया था। डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अब अयोध्या में हो गया। कोई नहीं रोक पाया, न कांग्रेस, न टीएमसी, न समाजवादी पार्टी, न डीएमके, ये कोई नहीं रोक पाया, न आरजेडी रोक पाई। डबल इंजन की सरकार की स्पीड इतनी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। दुनिया का सबसे भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। जहां एक तरफ देखिए योगी आदित्यनाथ बंगाल के चुनावों को लेकर तमाम तरह की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके खुद के गृह राज्य के अंदर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, खासकर मेरठ के सेंट्रल मार्केट के अंदर। बंगाल चुनावों को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ इस वक्त माहौल बना हुआ है, जरा उसे भी सुनिए। पीएम मोदी ने ये कहा है कि 4 मई को जब हमारी सरकार बनेगी बंगाल में तो 15 सालों का हिसाब लिया जाएगा। पहले दिन ही बिना वोट पड़े जब इरादा बंगाल के लोगों की गरीबी या उनका पिछड़ापन दूर करना नहीं है, गरीब की सेवा करना नहीं है, बंगाल को और ज्यादा समृद्ध और खुशहाल बनाना नहीं है, वो उद्देश्य यदि केवल ये है कि टीएमसी से चुन करके बदला लेना है तो उनकी ये मनोकामना बंगाल के लोग कभी पूरी नहीं होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के परपोते ने आज टीएमसी ज्वाइन करी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जबरदस्त लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। टीएमसी की नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार फिर से प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो स्टेज पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ जो विकसित भारत नहीं हुआ था, जो विकास नहीं हुआ था 70 साल, वो विकास वो लोग करेंगे पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पर 35 साल सीपीएम की सरकार थी, तो पहले कांग्रेस की थी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की है, तो बंगाल पीछे ढकला जा रहा है ये जो सरकार अब तक बनी। लेकिन बीजेपी के आने के बाद ये सरकार, ये राज्य आगे बढ़ेगी। देखिए, बंगाल में जो तरक्की के निशान हैं वो सड़कें हो, पुल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हो, फैक्ट्रीज हो, ये सारा यहाँ पर कांग्रेस का एस्टेब्लिश किया हुआ है। और फिर लेफ्ट रहे, टीएमसी रहा, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी रहे। फिलहाल वो 12 साल से वहाँ देश के प्रधानमंत्री है। और इस पीरियड में कोई एक इंस्टीट्यूशन भी वेस्ट बंगाल को नहीं मिला, कोई एक कारखाना भी नहीं मिला। अगर मोदी जी वहाँ पर गुजरात में सारे देश के इंस्टीट्यूशंस को उठा के ले जा रहे हैं, क्या बंगाल का हक नहीं था? क्या यहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ नहीं थे? क्या यहाँ पर बेरोजगार यूथ नहीं थे? इनको यहाँ इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए था? ये लॉलीपॉप और इस तरह से कहने, अगर कांग्रेस ने देश को बनाया नहीं होता तो नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को बेचता क्या? जितने पोर्ट्स है, जितने एयरपोर्ट्स है, जितने रेलवेज है, जितने बड़े बड़े कारखाने हैं, कौन बेच रहा है? अडानी और अंबानी को। अगर कांग्रेस ने नहीं बनाया होता तो वो क्या बेचता आज? वो तो फकीर की तरह झोला लेकर घूम लेता। ये सब कुछ जो तभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जब कांग्रेस ने देश को बनाया है। आज़ादी के टाइम पर इस मुल्क में सुई बनने का इंतजाम नहीं था, और आज़ादी के बाद जो भारत बना है वो सबके सामने है। आज आसमानों में मोदी जी बातें करते हैं, ये सब देन है कांग्रेस की, ये राजीव गांधी की देन है। कंप्यूटराइजेशन राजीव गांधी की देन है। 20 निकाती प्रोग्राम फार्मर्स और पसमानदगान के लिए प्रोग्राम दिया है, वो इंदिरा गांधी ने दिया। पैन इंडिया दिया उन्होंने, इलेक्शन स्पेसिफिक नहीं दिया। राहुल गांधी आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में 14 तारीख, जो हमारे खबर आ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी जी नहीं, फिलहाल इस विजिट में, कल वाले में राहुल जी आ रहे हैं। उसके बाद में चूंकि मोदी जी ने जानबूझकर 15, 16, 17, 18 स्पेशल सेशन लगाया। कांग्रेस पार्टी ने यही डिमांड रखी थी, तमाम अपोजिशन ने डिमांड रखी थी
29 तारीख पोलिंग होने के बाद ही रखो। 2 प्रेस्टिजियस स्टेट्स में चुनाव चल रहा है, सारी पार्टीज और उनके लीडरान कैंपेनिंग में अपनी बात रख रहे हैं। अब मोदी साहब की तरह हमारे पास तो इतना धन पानी नहीं है कि आसमान भी रंग ले और तमाम मीडिया खरीद के रख ले, तो हमें तो फिजिकली जाना है। तो फिर भी उनने 4 दिन का प्रोग्राम लगाया, उसमें लीडर्स की एंगेजमेंट रहेगी, बट उससे पहले और उसके बाद में हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन पूरा करेंगे। प्रियंका गांधी जी भी आएगी, खरगे जी भी आएगी। तो बहरहाल आप लोग क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।